सेक्शन सी का बात करते हैं। 26 क्वेश्चन जो है वो सेक्शन सी से स्टार्ट हो रहा है। इन ट्रेंगल ए बी सी डी कॉमा ई एंड एफ आर मिड पॉइंट ऑफ बी सी सी ए एंड ए बी रिस्पेक्टिवली प्रूव दैट ट्रेंगल एफ बी डी सिमिलर टू ट्रेंगल डी ई एफ एंड ट्रेंगल डी ई एफ सिमिलर टू ट्रेंगल ए बी सी। देखिए एक्चुअल में क्या है कि मिड पॉइंट का जो कंसेप्ट है वो आपके 9th क्लास में है, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे क्वेश्चन मिड पॉइंट का क्यों आया है, वो इसलिए मिड पॉइंट का आया है क्योंकि जब आप एक्सरसाइज 6.2 ट्रेंगल का जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8, वो मिड पॉइंट के ऊपर जो है वो आपका क्या है, बेस्ड है। तो आइए देखते हैं कि मिड पॉइंट थ्योरम क्या है और वो कैसे हम लोग उसको लिखते हैं। एक्चुअल क्या है, क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा कि अगर ट्रेंगल के दो साइड के मिड पॉइंट को अगर आप ज्वाइन करते हो तो वो थर्ड साइड के जो है वो पैरेलल होगा, और साथ में आपने ये कहा होगा कि एफ ई जो है वो इक्वल टू 1/2 BC, यानी उनका हाफ भी होगा और उनके पैरेलल भी होगा। ये आपने वहां पे यूज किया है। यहाँ पे सेम कंसेप्ट यूज करते हुए हमको इसकी नीड नहीं है। हमको इसकी नीड क्यों नहीं है, आइए देखते हैं। अभी आपको जब भी आपको पैरेलल का बात किया जाता है तो आपके दिमाग में चलता है क्या, थेल्स थ्योरम, राइट। लेकिन बेटा ऐसा जरूरी नहीं है कि जब आपका मिड पॉइंट का बात करें या पैरेलल का बात करें तो थेल्स ही चले। सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो आपका एग्जाम में भी है वो है आपका ट्रिपल ए या डबल ए सिमिलैरिटी। अब ट्रिपल ए या डबल ए सिमिलैरिटी कहाँ यूज होगा, उसका ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल है। क्योंकि कभी भी पैरेलल आता है सबसे पहले बच्चा थेल्स के बारे में सोचता है। थेल्स कभी भी दो ट्रेंगल को सिमिलर कहाँ कह रहा है, राइट, नहीं कहता है। दो ट्रेंगल को सिमिलर अगर नहीं कहता है थेल्स तो आपके पास क्या है, आपके पास 3 क्राइटेरिया है सिमिलैरिटी का। कौन कौन सा, पहला क्राइटेरिया जो है वो आपका डबल ए या ट्रिपल ए, दूसरा साइड एंगल साइड, और तीसरा ट्रिपल एस। अब यहाँ पे आप देखिए कि क्या लगाएंगे, तो सबसे पहले आपको कभी भी एग्जाम में हमेशा डबल ए ट्राई करिएगा, सबसे पहला डबल ए ट्राई करिएगा, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो डबल ए पे आता है। आइए देखते हैं अब यहाँ पे एफ बी डी और डी ई एफ ट्रेंगल, अगर ट्रेंगल का नाम वो दे दिया है ना तो ये बहुत अच्छी बात है, आप बहुत सारे वर्क से बच जाते हैं। अब यहाँ एफ बी डी लिखा हुआ है, डी ई एफ लिखा हुआ है, यानी इस ट्रेंगल का बात किया जा रहा है और इस ट्रेंगल का बात किया जा रहा है। तो आप ध्यान से देखिए इन दोनों ट्रेंगल में आपको अभी कुछ भी एंगल ऐसा नहीं दिख रहा है जो कॉमन हो या जो इक्वल हो, राइट। तो क्या पहले हम क्या करेंगे, तो उसके लिए कुछ इंफॉर्मेशन है। उसने कहा है कि मिड पॉइंट है, तो एफ ही जो है, एफ भी मिड पॉइंट है, ई भी मिड पॉइंट है, डी भी मिड पॉइंट है। तो आप यहां पे कहिए कि क्योंकि आपका एफ कॉमा ई एंड डी आर मिड पॉइंट ऑफ क्या, ए बी कॉमा ए सी एंड अब देखिए, अब यहां पे एफ किसका है, ए बी का है, और ई किसका है, आपका ए सी का है, और बी सी का कौन है, डी है, एंड बी सी रिस्पेक्टिवली, राइट। सो क्या बोल देंगे आप, क्या बोल देंगे कि एफ ही पैरेलल हो जाएगा बी सी के, एंड आप बोल सकते हो कि डी पैरेलल हो जाएगा ए बी के, डी पैरेलल हो जाएगा ए बी के, देयरफॉर बी एफ ई डी इज अ पैरेललोग्राम। क्या हो गया आपका, ये पैरेललोग्राम हो गया। अब मिड पॉइंट थ्योरम ये कहता है आपका ये क्या है, पैरेललोग्राम हो गया। जब ये पैरेललोग्राम हो गया तो आप ये कह सकते हो, इस एंगल का नाम दे दीजिए आप 1, इस एंगल का नाम दे दीजिए 2, और आप इस बी एंगल का नाम अगर आप देना चाहते हैं तो 3 दे दीजिए, और इस एंगल का नाम आप 4 दे दीजिए, राइट, और इस एंगल का नाम आप क्या दे दीजिए, 5। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि सर जो ट्रेंगल कह रहा है उसको ले लीजिए। अब इन ट्रेंगल क्या ले लेंगे, एफ बी डी
FBD एंड ट्रेंगल DEF। जब वो खुद ही नाम दिया हुआ है तो ये बहुत आसान है बनाना, क्योंकि हम लोग जब नाम लिखते हैं ना तो हम ध्यान रखते हैं कौन सा किसके इक्वल हो रहा है, लेकिन खुद ही नाम दे रहा है तो आसान कर दिया है। आप ये कह सकते हो कि आप एंगल जो है आपका 3 जो है वो एंगल किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 4 के। अब कहोगे क्यों, क्योंकि ये है आपका अपोजिट, ये अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, राइट। तो अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम हो गया तो ये इक्वल हो जाएगा। उसके बाद में एंगल 1 एंगल 2 के बराबर हो जाएगा, तो हम बोल सकते हैं एंगल 2 बराबर एंगल 1, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया, इसका मतलब है कि दो एंगल आपको मिल गया। सबसे ज्यादा यूज होने वाला, मैं फिर कह रहा हूं, डबल ए सिमिलरिटी। तो आप ये कह सकते हो कि ट्रेंगल आपका FBD जो है वो सिमिलर हो गया ट्रेंगल DEF के, और वो भी कैसे, बाई डबल ए सिमिलरिटी, बाई डबल ए सिमिलरिटी। अब यहां पे दूसरा कंसेप्ट है और सेकंड पार्ट उसमें भी बेटा कुछ नहीं है। क्या है कि ले लीजिए जो कह रहा है इन ट्रेंगल क्या DEF एंड ट्रेंगल ABC। तो आप क्या कह सकते हो कि सर सबसे पहले तो आप एंगल C को एंगल F के यानी 5 और 1 दोनों क्या है, इक्वल है। एंगल जो आपका 1 है वो एंगल इक्वल होगा किसके, एंगल 5 के। क्यों, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, राइट। दूसरा आपका एंगल जो होगा 4 वो 3 के बराबर हो जाएगा, तो एंगल 4 जो होगा वो एंगल 3 के बराबर हो जाएगा। ये भी क्यों, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। तो आपके पास यहां भी क्या हो गया, यहां भी आप कह सकते हो कि ट्रेंगल हमारा ट्रेंगल DEF जो है, ट्रेंगल DEF जो है वो क्या है, सिमिलर हो गया ट्रेंगल किसके, ABC के। कैसे, बाई डबल ए सिमिलरिटी, बाई डबल ए सिमिलरिटी। यस और नो। अब यहां पे क्या है कि आप देखिए कंसेप्ट को पकड़िए। कंसेप्ट जो है आप ये कभी मत सोचिए कि 9th का कंसेप्ट अगर हम लोग पढ़ लिए हैं तो वो यहां यूज नहीं होगा, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन तभी अच्छा बनता है जब कुछ पुराना कंसेप्ट एग्जामिनर यूज करता है। तो एग्जामिनर हमेशा ट्रेंगल में तो खासकर वो पुराना कंसेप्ट जो है वो यूज करता है, राइट, यानी क्लास 9 का। तो वो भी चीजें आपको याद होना चाहिए। आइए देखते हैं अब और वाला इन्हीं का। अब इनका, और मैंने सबसे पहले आपको एक बात बताया है कि सिर्फ और सिर्फ आप दिमाग लगाइए डबल ए पे, और थेल्स तो सोचना ही है, लेकिन अब थेल्स कब सोचना है और थेल्स कब नहीं सोचना है बेटा, इस क्वेश्चन में ना इतना अच्छे से आपको क्लियर होगा अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे देंगे। तो देखिएगा यहां पे प्रूफ में हम क्या बात करने वाले हैं, कह रहा है कि इन ट्रेंगल ABC P and Q आर मिड पॉइंट ऑफ AB एंड AC रिस्पेक्टिवली सच दैट PQ पैरेलल BC प्रूव दैट द मीडियन AD ड्रॉन फ्रॉम A ऑन BC बाइसेक्ट PQ। अब आपका ये जो मीडियंस है AD, अब यहां पे क्या है कि ये BC का मीडियंस है, यानी BD बराबर CD होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है। अब क्या है कि बच्चा जब पैरेलल कहता है ना, जब पैरेलल कहता है तो वो सोचता है थेल्स थ्योरम के बारे में। बिल्कुल सही है, आप सोचिए थेल्स थ्योरम के बारे में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बेटा मैं यहां पे एक बात बताऊंगा जो आपको डिफरेंशिएट करेगा कि आप थेल्स के बारे में सोचना यहां पे क्यों नहीं है, राइट। आप सोच रहे हैं, ठीक है, क्यों नहीं है सोचना ये देखेंगे। और जब थेल्स फेल होता है तब क्या सोचेंगे वो भी चीजें आपको यहां पे क्लियर होगा। आइए देखते हैं। अब उसने खुद ही कह दिया कि PQ पैरेलल हो गया किसके, BC के। बेटा अगर कोई PQ पैरेलल BC कह रहा है तो दैट इज, आप ये कह सकते हो या यहां पे कह सकते हो कि विच इंप्लाई आपका जो होगा वो PR पैरेलल हो जाएगा, कि PR पैरेलल हो जाएगा BD के। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों, एंड RQ पैरेलल CD। अब बोलोगे क्यों, बेटा सिंपल देखिए ना, PQ जो है वो BC के पैरेलल है, तो ये PR तो PQ का पार्ट है, RQ भी इसका पार्ट है, तो उसका पार्ट भी इनके क्या रहेगा, पैरेलल रहेगा, दैट्स इट। तो अब यहां पे पैरेलल हो गया। अब ध्यान से सुनिए, आपको ये प्रूफ करना है कि
पी आर जो है वो आर क्यू के बराबर है। देखिए ये बी सी जो है वो बाइसेक्ट ए ऑन बी सी बाइसेक्ट पी क्यू, यानी एडी जो है जब मीडियंस हम यहां ड्रॉ कर रहे हैं तो ये पी क्यू को भी क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। अब पी क्यू को बाइसेक्ट कर रहा है तो इसका मतलब है कि यहां पे क्या है, इस ट्रेंगल का बेस है, ये देखिए ये ए बी सी का बेस कौन है, बी सी, और ए पी क्यू का बेस कौन है, पी क्यू। तो बेटा बेस में रिलेशन जो है वो थेल्स नहीं देता है। आप थेल्स सोच रहे हैं कोई बात नहीं है पैरेलल में, लेकिन थेल्स जो है वो बेस का रिलेशन नहीं देता है। इट ऑलवेज गिव द रिलेशन बिटवीन पी यानी ए बी एंड ए सी, दैट मीन्स पी ए बाई पी बी इक्वल टू ए क्यू बाई क्यू सी। ठीक है आप लिख लोगे, लेकिन लिखकर आप करोगे क्या, आपको तो चाहिए ही नहीं ना उनका रेशियो। किसका रेशियो चाहिए, आपको चाहिए बेस का रेशियो। क्या चाहिए, बेस का रेशियो। तो बेस कभी भी जो है वो थेल्स नहीं देता है। तो अब बेस का रेशियो कौन देगा, तो सिंपल बात है सर, बेस का रेशियो अगर आपको देखना है तो आपको सिमिलैरिटी यूज करना पड़ेगा। सिमिलैरिटी में एक सबसे खास बात क्या है कि वो सभी साइड का रेशियो देता है, क्योंकि आपको ये पता है कि देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो है वो क्या है, आपका प्रोपोर्शनल होता है, राइट। तो यहां पे जब बेस का रेशियो बात करना है तो थेल्स फेल हो गया, क्योंकि थेल्स बेस का रेशियो नहीं देता, वो दिस बाई दिस इक्वल टू दिस बाई दिस, यानी थेल्स नहीं लगेगा। अब आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि थेल्स की क्या कमी है। अब दूसरा, मैंने ये कहा कि जब थेल्स फेल हो रहा है और पैरेलल कह रहा है तो गो थ्रू द डबल ए सिमिलैरिटी। क्यों, क्योंकि अब क्या रीजन है सुनिएगा, ये एंगल को हमने, ये एंगल और ये एंगल, ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, हम अभी इसको एंगल को 3 बोल देते हैं, इस एंगल को हम 3 बोल देते हैं, या सिंपल ये एंगल इनके बराबर हो गया और ये वाला एंगल जो है वो इनके बराबर हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएगा। आपको पता है कि ये जो है एंगल इनके बराबर हो जाएगा करस्पॉन्डिंग, और अगर ये, क्योंकि ट्रांसवर्सल है ये, और फिर ये इनके बराबर होगा करस्पॉन्डिंग, तो वही बातें हो गया। तो क्या हमको 2 नहीं मिल गया एंगल, अब 2 एंगल तो सर मिल गया, लेकिन आप किस ट्रायंगल में जा रहे हैं, तो सोचिए जरा, जब हम पी आर को यूज करना है तो हमको ए पी आर में जाना पड़ेगा, और बी डी को यूज करना है तो ए बी डी में जाना पड़ेगा। तो हम यहां पे लिखेंगे कि इन ट्रायंगल ए पी आर एंड ट्रायंगल ए बी डी, तो ए बी डी। अब ध्यान से सुनिएगा, अब ये जो है एंगल P जो है वो किसके बराबर है, तो हम कह सकते हैं, इसका नाम अगर आप देना चाह रहे हैं तो आप इसका नाम 1 2 और इसका नाम 3 और 4 बोल दीजिए बेटा। तो ये हो जाएगा एंगल 1 जो होगा एंगल 2 के बराबर, और एंगल 3 जो होगा वो एंगल 4 के बराबर। इन दोनों को आप लिख सकते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स, राइट। तो जब ये करस्पॉन्डिंग हो गया कि, तो ट्रायंगल ए पी आर जो होगा वो आपका सिमिलर हो गया ट्रायंगल ए बी डी के, कैसे, बाई डबल ए सिमिलैरिटी। अब आप ये कहेंगे कि सर ये तो आपने लगा दिया कि बाई डबल ए सिमिलैरिटी, अब आप रेशियो किसका लिखेंगे। याद रखिए बेटा, जब आप इस ट्रायंगल में गए हैं तो आप लिखेंगे क्या, कि यहां से रेशियो, तो यहां से हमेशा लिखा जाता है एपी बाई इनका दोनों का फर्स्ट, एपी बाई ए बी, यस, पी आर बाई, फिर लास्ट का दो, इनका भी लास्ट हो, बी डी, और इक्वल टू ए आर बाई ए डी। अब देखिए, हमको ना इनका नीड नहीं है, इनका नीड देखिए आप, एपी बाई ए बी का नीड नहीं है। अब आप ये बोलोगे कि सर क्यों नहीं है, हमको कैसे पता चलेगा कि नीड नहीं है, तो मैं यहां पे नहीं मिटा रहा हूं, अभी मैं रख रहा हूं इनको इनको बोल देता हूं कि इक्वेशन फर्स्ट, राइट। अब ध्यान से सुनिएगा, एंड इन ट्रायंगल अब हम जाते हैं किसमें, क्योंकि आर क्यू अभी इन्वॉल्व होना चाहिए, तो ए क्यू आर है ना, ए क्यू आर इन ट्रायंगल, या सिमिलरली आप कह सकते हैं, क्योंकि दोनों एक ही है, सिमिलरली आप कह सकते हैं, सिमिलरली कि ट्रायंगल आपका ए क्यू आर सिमिलर है ट्रायंगल किसके, ए सी डी के, ये भी किससे, बाई डबल ए सिमिलैरिटी।
क्यों बेटा? अब आप ये बताओ क्यों? क्योंकि ये एंगल जो है इनके बराबर हो जाएगा और ये एंगल जो है वो इनके बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्रॉसपॉन्डिंग, ये भी पैरेलल है तो क्रॉसपॉन्डिंग हो गया। दैट मीन्स वी कैन राइट AQ बाई AC इक्वल टू QR। रेशियो हमेशा यहां से लिखा करिए जब आप सिमिलर कर दिए तो, QR बाई CD इक्वल टू AR बाई AD। अब इसको आप बोल दीजिए 2। अब ध्यान से देखिए बेटा, जब आप लिखेंगे कि आपको तो किसका रेशियो AR बाई AD ये दोनों आपको मिल रहा था क्योंकि ये साइड कॉमन था और दूसरा हमको ना AP और PB का रेशियो या AQ बाई QC का चाहिए ही नहीं, बिकॉज आपको तो PR और RQ जो है वो चाहिए। PR और क्या चाहिए? RQ चाहिए, उनका रेशियो आपको नीड है। और फिर आपको BD और CD का रेशियो नीड है। आपको नीड नहीं था AP का तो आप यहां नहीं भी लिखते ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बात समझिए, नहीं भी लिखेंगे क्योंकि हमको बहुत सारी चीजें होता है, इनका एंगल और भी बराबर होता है, लेकिन क्या हम तीनों एंगल लिख रहे हैं क्या? नहीं, क्योंकि हमको नीड नहीं है इसलिए हम नहीं लिख रहे हैं। तो यहां भी नहीं लिखेंगे, आप एग्जाम में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो अब ये दोनों कॉमन हो गया तो आप ये कह सकते हो ना कि फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो जाएगा? फ्रॉम 1 एंड 2 से आप ये कह सकते हैं कि सर PR बाई BD इक्वल टू क्या हो जाएगा? QR बाई CD। तो बेटा BD और CD क्या है? ये तो कट जाएगा। क्यों? आप लिख सकते हो कि BD बराबर क्या है? CD के है। क्यों CD के? क्योंकि डिमीडियंस कह रहा है। तो आप देखिए ना, PR जो है वो किसके बराबर हो गया? QR के बराबर हो गया। तो जब PR और QR आपस में बराबर हो गया तो आप ये नहीं कह सकते हैं, या आप मैं यहां लिख देता हूं कि सो AD इज अ बाइसेक्टर ऑफ क्या? बाइसेक्टर ऑफ PQ। यस और नो? यही आपको प्रूफ करना था। यस और नो? तो आई होप कि ये चीजें आपको क्लियर हो गया। आइए अब देखते हैं इनका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। कह रहा है कि द सम ऑफ टू नंबर इज 18 एंड द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल। तो सबसे पहले क्या वो टू नंबर आपको पता है? तो वो टू नंबर आपको नहीं पता है, राइट। तो हम यहां पे करेंगे कि लेट फर्स्ट नंबर इक्वल टू x। तो सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा? आपके पास अगर 18 रुपीज है, उसमें से अगर हम 5 रुपीज निकाल दे रहे हैं तो कितना बच जाएगा? तो सर हमारे पास 13 बच जाएगा। तो आपने माइनस किया ना जस्ट। तो हमने क्या किया कि अगर एक नंबर x ले लिया तो दूसरा नंबर क्या होगा? 18 माइनस एक्स। दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? 18 माइनस एक्स, राइट। अब इसका सबसे अच्छा जो सॉल्व करने का तरीका है ना, वो जैसे जैसे क्वेश्चन एक एक लाइन पढ़िए और यहां इंफॉर्मेशन के साथ चलिए, इंफॉर्मेशन लिखते चलिए, आपका क्वेश्चन 100% सॉल्व होगा। हमने दो नंबर लेट कर लिया, अब फिर से पढ़ेंगे। द सम ऑफ टू नंबर इज 18 एंड द सम ऑफ, ध्यान से, एंड द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल। तो क्या आपने इसका भी रेसिप्रोकल निकाला है? तो नहीं निकाला है। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या करेंगे? इनका रेसिप्रोकल निकाल देंगे और फिर इनका भी रेसिप्रोकल निकाल देंगे, राइट। अब इन दोनों का सम जो है इज मतलब है कितना के बराबर? 9/40 के बराबर। बेटा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन जो है ज्यादातर आप उम्मीद रखिए एग्जाम में लैंग्वेज बेस्ड ही आता है। इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे करके और बहुत कम ऐसा क्वेश्चन में आ जाए कि आपसे सॉल्व कराएगा या आपसे रूट्स पूछेगा। तो ज्यादातर क्वेश्चन लैंग्वेज बेस्ड इस पे आता है। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करिएगा तो क्या हो जाएगा? 18 यहां पे हो जाएगा x और इंटू 18 माइनस एक्स, राइट। अब ऊपर आ जाएगा आपके पास क्या? 18 माइनस एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 9/40। अब आप यहां पे देखिए कैंसिल हो जाएगा तो 18 बाई, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए 18x और माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9/40। आप यहां से 9 से ये आपका कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2/18 माइनस एक्स स्क्वायर 2 अपॉन
18x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/40। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, राइट। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए यहाँ पे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 42 जा 80 और इक्वल टू आपका 18x और माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से सबको एक तरफ ला लीजिए तो एक्स स्क्वायर प्लस में आ जाएगा, ये माइनस में इधर आ जाएगा और ये इधर ऑलरेडी ये प्लस में है, तो प्लस में 80 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से अब आप ध्यान से देखिए तो आपको यहाँ पे जो भी टर्म दिया है, या तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लीजिए, कौन सा, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, या तो वो लगा लीजिए, और नहीं तो अगर आप मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हैं तो उसको कर लीजिए। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जब मिडिल टर्म आपसे दिख रहा है कि छोटा नंबर है तो ऑलवेज गो थ्रू द स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म, राइट, क्योंकि वो आपका जल्दी हो जाता है, इसलिए आप उसको कोशिश करिए, क्योंकि फॉर्मूला लगाएंगे फिर उसका रूट निकालेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। तो आइए यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ऐसा आपको 18 को ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई किए तो 80 आ जाए और आपको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो कितना आ जाए, 18 आ जाए। तो वैसा नंबर हमको 10x और माइनस 8x दिख रहा है और प्लस में 80 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहां से x माइनस 10, यहां पे आप देखिए x कॉमन लीजिए यहां से, तो आप यहां पे देखेंगे x माइनस क्या हो जाएगा 10, और फिर यहां पे आप कॉमन लीजिए 8, तो यहां भी x माइनस 10 इक्वल टू 0, यानी आपका x माइनस 8 इंटू एक्स माइनस 10 इक्वल टू 0, यानी फाइनली x जो है वो 8,10 आया। अब आपके पास x की वैल्यू जो है वो क्या आ गया, x की वैल्यू आपके पास 2 आ गया, एक 8 है और एक 10 है। तो आप ध्यान से सुनिए, यहां पे देखिए, जब आपका x की वैल्यू आप 10 लेंगे तो 18 माइनस एक्स, यानी जब ये फर्स्ट नंबर होगा तो सेकेंड नंबर क्या आ जाएगा, सेकेंड नंबर भी जो होगा वो 18 माइनस एक्स यानी 8 आ जाएगा, राइट। और अगर आप x की वैल्यू जो है वो लेते हैं कितना, वो लेते हैं आप 8, अगर x की वैल्यू अगर आप 8 लेंगे तो 18 माइनस एक्स जो होगा वो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, यानी ये आपका फर्स्ट नंबर यहां पे हो गया और ये क्या हो गया, सेकेंड। अब ध्यान से देखिए, इन दोनों कंडीशन में, इस दोनों वैल्यू में आपका 8 और 10 ही आ रहा है और 8 और 10 ही आ रहा है। दैट मीन्स आप ये कह सकते हो कि आपका जो नंबर्स है, तो आप यहां पे लिख दीजिए कि नंबर्स जो है वो नंबर्स आर क्या, आपका 10,8। अब आप ये कहेंगे कि सर ये दोनों नहीं लिखे, दोनों बात एक ही है ना बेटा, आपका दोनों, एक नंबर 10 है तो दूसरा 8 है, या पहला 8 है तो दूसरा क्या है, 10 है, तो दोनों, तो इस दोनों के वैल्यू पे आंसर क्या आ रहा है, सेम ही आ रहा है, एक ही आंसर आ रहा है, एक पहला 10 तो दूसरा 8 और पहला 8 तो दूसरा 10, यानी एक ही आंसर आपका बना, कौन सा, कि 10,8। जब अगर दो वैल्यू पे डिफरेंट नंबर आता ना तो बिल्कुल हम दोनों को लेते, राइट, लेकिन यहां पे क्या है, इन दोनों वैल्यू पे यही हमेशा आ रहा है। आप देखिए, तो दैट्स वाई जो है हम लोग का आंसर जो है वो 10 और 8 होगा। आइए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28, कह रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 देन form a quadratic polynomial whose 0 are alpha square and beta square। बहुत ही आसान है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो क्वेश्चन बहुत आसान है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अल्फा और बीटा मिल जाता तो आपका काम बन जाता। तो आप ये सोचिए कि क्या हम अल्फा और बीटा निकाल लें, तो बेटा मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन में आप अल्फा और बीटा भी निकाल सकते हैं, राइट, और बिना अल्फा और बीटा निकाले भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए दोनों जो है मैं आपको बताता हूं दोनों मेथड। देखिएगा, सबसे पहले तो आपके पास इक्वेशन दिया हुआ आपका 6x स्क्वायर और माइनस में 5x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से अल्फा, यहां से आप पहले लिख लीजिए a इक्वल टू क्या हो जाएगा, कंपेयर विद द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करेंगे। a इक्वल टू 6, b इक्वल टू -5 और c इक्वल टू आपका 1 हो जाएगा। तो यहां पे जब आप ये निकाल दिए तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा -b/a, तो -b/a, और ये पहले से ऑलरेडी माइनस है यानी 5/6 हो जाएगा। फिर अल्फा इंटू बीटा जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका
c/a, यानी c/a दैट मीन्स 1/6। अब अल्फा बीटा निकल गया और अल्फा इंटू बीटा निकल गया, तो बेटा बिना अल्फा और बिना बीटा अलग अलग कैलकुलेट बिना किए हुए इस क्वेश्चन को बना सकते हो आप आराम से। कैसे? जब आप इसका क्वाड्रेटिक लिखोगे, इसका क्वाड्रेटिक लिखोगे तो कैसे लिखोगे? अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर उसका रूट्स है, यानी इसका जब लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स, तो रूट्स क्या है? सम ऑफ द रूट्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू एक्स, और इंटू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स प्लस में क्या? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0, अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर इक्वल टू 0। ये आपको जो है इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होगा वो ये बनेगा। अब यानी अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर चाहिए और अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर चाहिए, तो अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे और यहां पे रख देंगे। तो कैसे करेंगे? अब जिसको अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा दिया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, सोचिए कहां पे आता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर? तो एक फॉर्मूला में आता है, कौन सा? कि अगर हम ए प्लस बी का फॉर्मूला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर यूज करें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वहीं आ सकता है स्क्वायर। सिंपल आपको सोचना है कि स्क्वायर अगर यही क्यूब हुआ होता तो हम क्यूब के बारे में सोचते, राइट? कौन सा? ए क्यू प्लस बी क्यू दिया रहता तो हम उसके बारे में सोचते, लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो हम स्क्वायर के बारे में सोचेंगे। यानी अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर जो होता है वो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। अब बेटा अल्फा प्लस बीटा कितना है? 5/6 आप देख ही रहे हैं, तो ये हो जाएगा होल स्क्वायर और इक्वल टू, ये तो आपको चाहिए ही, और ये भी दिया हुआ है 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा यानी 1/6, राइट? अब यहां से ये हो जाएगा 25/36 और इसको आप 2/6 को कैंसिल नहीं करिए, इसको लाइए इधर लिख करके 2/6। अब बोलोगे सर कैंसिल आप क्यों नहीं करवाए? क्योंकि देखो इसका एलसीएम क्या होगा? 36, यानी 25 में से अगर हम 12 को माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 13/36। तो ये हमको क्या होगा कि हम कैंसिल करते, फिर हो सकता था आपको एलसीएम में दिक्कत हो, तो 36 और 6 का एलसीएम कितना होता? 36 होता है, इसलिए हमने वहां पे कैंसिल आउट नहीं किया, यहां लिख दिया। अब अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आपके पास निकल गया। अब अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर निकल गया और आपको क्या चाहिए? अभी अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर भी चाहिए, तो आप यहाँ पे लिखिए अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर, और अल्फा इंटू बीटा 1/6 दिया हुआ है, तो 1/6 का होल स्क्वायर यानी 1/36। तो आपको आ गया क्या? कि वो इक्वेशन अब हम लिख पाएंगे जिसका रूट्स है क्या? अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। तो हम यहां पे लिखेंगे कि सो इक्वेशन हैविंग रूट्स अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर इज, अब यहां पे डैश दीजिए और लिखिए एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू एक्स और प्लस अल्फा स्क्वायर इंटू यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू डी। तो अब यहां पे क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना आएगा? 13/36 एक्स, और ये हो जाएगा आपका 1/36 इक्वल टू 0। याद रखिएगा कभी भी डिनोमिनेटर जो होता है उसमें हम नहीं छोड़ते हैं क्वाड्रेटिक को, तो डिनोमिनेटर हटाने के लिए क्या करेंगे? या तो यहाँ पे 1 करके एलसीएम लीजिए, नहीं तो 36 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 36 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा डैट इज 36 एक्स स्क्वायर और माइनस में 13x और प्लस में 1 इक्वल टू 0, एंड दिस इज द आंसर। यस और नो? अगर आप चाहते और अल्फा और बीटा हम कैलकुलेट करें अलग अलग और तब इस क्वेश्चन को बनाएं तो भी बन जाएगा। कैसे? अब देखिए यहां पे 6 को इसको स्प्लिट करेंगे, आप इसको स्प्लिट कर दीजिए 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0। जब आप इसको स्प्लिट करेंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा? 6x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x और प्लस 1 इक्वल टू 0। आप ध्यान से देखिएगा तो यहां पे क्या आ जाएगा? यहां पे आ जाएगा 3x कॉमन ले लेंगे आप, तो यहां पे आ जाएगा 2x और -1, और यहां पे आप कॉमन लेंगे -1 तो 2x -1, यानी x की वैल्यू जो होगी
x की वैल्यू एक बार आएगा आपका 1/2 और एक आएगा आपका क्या 1/3। तो बेटा पता है एक हो गया अल्फा और एक हो गया बीटा, आप डायरेक्ट रख दीजिए कहां पे, यहां पे। अल्फा का स्क्वायर 1/4, 1/9, तो अपने आप एलसीएम 36 आ जाएगा। और देखिए ये भी आ गया और ये भी आ जाएगा। तो एक ये मेथड था कि सेकेंड मेथड आप बोल सकते हो M2 कि आप सिंपल यहां पे x की दो वैल्यू आएगी निकाल लीजिए, एक का नाम अल्फा और दूसरे का नाम बीटा। अब बोलोगे सर इसका नाम अल्फा या इसका नाम अल्फा, तो बेटा वो तो आपके ऊपर है, आप इसका भी नाम अल्फा लिख सकते हो, इसको बीटा लिख लेना। अगर इसको अल्फा दे रहे तो इसको बीटा लिख सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो अल्फा और बीटा निकाल करके भी आप डायरेक्ट पुट कर सकते थे, आपको ये नहीं करना पड़ता, फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ता। लेकिन नहीं, कभी कभी क्या होता है कि मिडिल टर्म स्प्लिट करना टफ हो जाता है। मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं होता है लेकिन उसका रूट्स क्या रहता है, रियल रहता है। तो रियल रूट्स भी है और मिडिल टर्म स्प्लिट भी नहीं हो रहा है, यानी आप अल्फा और बीटा की वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे मिडिल टर्म स्प्लिट करके, और अल्फा और बीटा की वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे तो ऐसे क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। तो आपको दोनों तरीका पता होना चाहिए कि सर अगर मिडिल टर्म स्प्लिट हो रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं हो रहा है तो भी आपके पास ये फॉर्मूला है जिससे आप काम कर सकते हो। यस और नो? यस। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है इफ sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू 1 देन प्रूव दैट cos थीटा माइनस sin थीटा इक्वल टू प्लस माइनस 1। देखिए कभी कभी क्या होता है कि आपको ट्रिगोनोमेट्री में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कभी आसान क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इस बार जो ये क्वेश्चन है ना, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखिए आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो सबसे पहला काम बच्चा स्क्वायरिंग के बारे में सोचता है कि हम स्क्वायर कर देते हैं। बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, आप स्क्वायर करके भी इस क्वेश्चन को इजीली बना सकते हैं। लेकिन देखिए सारे क्वेश्चन जो है सिर्फ स्क्वायर से नहीं बनेगा, इस पे और भी 3-4 क्वेश्चंस है जिसका पैटर्न जो है ये सेम रहते हुए भी आप उसको स्क्वायर करेंगे तो वो नहीं बनेगा। लेकिन मैं जो अभी ये बताने जा रहा हूं, इस तरह के कोई भी क्वेश्चन अगर आता है आप उस पैटर्न को अगर फॉलो करते हैं तो वो क्वेश्चन आपसे बनेगा 100%। और काफी आसान है, लगभग जो है 4 से 5 लाइन में ये क्वेश्चन जो है आपका सॉल्व हो जाएगा अगर आप हमारे तरीका से चलेंगे। अगर आप स्क्वायरिंग के तरीका से चलेंगे तो आप उसको भी करके देखिएगा, वो क्वेश्चन थोड़ा सा आपको क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। आइए फिलहाल देखते हैं कि क्वेश्चन को सॉल्व इनको कैसे करना है। तो आप यहां पे जो साइन थीटा और कॉस थीटा दिया हुआ है, यहां पे दिया हुआ है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो सबसे पहला काम क्या करिएगा बेटा कि जो भी दिया हुआ है ना उन दोनों का स्क्वायर निकालिएगा। यस, जो भी दिया हुआ है उन दोनों का स्क्वायर निकालिएगा, आपको क्वेश्चन जो है आसान भी हो जाएगा और बहुत आपको जल्दी बन जाएगा। तो हम यहां पे लिखेंगे कि वी हैव, राइट। अब वी हैव क्या, साइन थीटा और प्लस कॉस। मैंने क्या कहा, जो भी दिया हुआ है ये और ये प्रूफ वाला भी और जो गिवन है इक्वल टू छोड़ के जो भी दिया हुआ है उसका स्क्वायर निकालिए। वी हैव दिस और प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का क्या, होल स्क्वायर। ये आप निकालिए। जब हम ये निकालने जाएंगे तो आपको ये पता है कि यहां पे क्या है, जब इसको आप ब्रेक करेंगे तो यहां पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 2 साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा। अब इसको ब्रेक करिए तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बेटा आपका एक स्टेप जो है इस क्वेश्चन को आसान कर दिया। आप देखिए ये और ये आपस में क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इनकी वैल्यू 1 हो गई। फिर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इनकी वैल्यू 1 हो गई। ये तो आपका क्या हो गया, ये तो कैंसिल आउट हो गया, यानी ये 2 के बराबर हो गया, यानी दिस वन इक्वल टू 2 आ गया। अब आप ये बताइए कि ये वैल्यू तो आपको दिया हुआ है ना, आप यहां पे कहेंगे कि आपके पास आ गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और प्लस कॉस थीटा और माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 आ गया। बेटा ये वैल्यू तो आपको गिवन है ना, तो ये वैल्यू क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस
कॉस थीटा और माइनस साइन थीटा का क्या होल स्क्वायर इक्वल टू 2। आप इस 1 को उधर लेके जाइए तो ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा और माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी 2 माइनस 1 इक्वल टू 1 हो जाएगा। और अगर कॉस थीटा और माइनस साइन थीटा यहाँ से यहाँ से स्क्वायर जब हटाएंगे तो ये प्लस माइनस रूट अंडर 1 हो जाएगा, क्योंकि ये हम लोग जानते हैं कि अगर एक्स स्क्वायर अगर 2 है तो यहाँ पे x इक्वल टू प्लस माइनस 2 होगा। अब ये प्लस होगा या माइनस होगा या नहीं होगा वो तो क्वेश्चन के गिवन इंफॉर्मेशन से पता चलेगा, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए हम क्या लेंगे प्लस माइनस। तो ये आ जाएगा आपका प्लस माइनस, और आप देखिए आपको कुछ नहीं करना पड़ा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा जो है ये आपके पास आ गया क्या प्लस माइनस 1। तो कभी भी बेटा ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो यहीं से स्टार्ट करिएगा। अगर देखिए इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, यहां पे लिख दूं a cos थीटा और प्लस लिख दूं b साइन थीटा और इक्वल टू हम कर दे 1, राइट। और यहां पे कर दे कि b cos थीटा और प्लस या a cos थीटा और माइनस b साइन थीटा। अगर आपको कह दे कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आप प्रूफ करिए, बेटा आप कभी भी ये ध्यान रखिए कि अगर आप इस वाले को इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा यहां से, राइट। तो चीजें क्या है कि हमेशा, लेकिन इसका स्क्वायर अगर आप करेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें हैं जो अरेंज वे में मिल जाएगा। तो हमेशा जब ऐसा प्रूफ करना हो तो आप कुछ नहीं करना है, आपको इन दोनों का स्क्वायर से ही स्टार्ट करना है। हर क्वेश्चन जो है आपसे क्या होगा बनेगा। आइए देखते हैं अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 30 समझते हैं। कह रहा है कि द मिनट हैंड ऑफ अ वॉल क्लॉक इज 18 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड द एरिया ऑफ द फेस ऑफ द क्लॉक डिस्क्राइब्ड बाय द मिनट हैंड इन 35 मिनट्स। देखिए यहां पे 2 हैंड होता है, सेकंड का जनरली आपसे नहीं पूछता है, अगर पूछ दिया तो उसका भी हम बात कर लेते हैं। एक्चुअली क्या है कि 3 हैंड है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको मिनट और आर में आता है। तो देखिए जो आर वाला आपका नीडल है वो जो है आपको 12 आवर्स में वो एक कंप्लीट जो है सर्कल बनाएगा, राइट। लेकिन मिनट हैंड ऐसा नहीं है, इसलिए मैंने कहा आपसे कि आप ध्यान रखिएगा। कैसे? अब मिनट हैंड जो है आपको 60 मिनट में एक चक्कर पूरा कर लेता है, यानी 1 आवर में जो है वो एक चक्कर पूरा कर लेगा। अब इस तरह के क्वेश्चन में आपको ये एरिया फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है, यानी सर्कल का एरिया। और सर्कल का कौन सा एरिया? सेक्टर वाला एरिया। सेक्टर का मतलब, सेक्टर से आप याद रखिएगा, सेक्टर से सेंटर, सेक्टर आप वहां से याद रखिए। सेक्टर मतलब सेंटर से जो निकाले गए एरिया होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेक्टर बोलते हैं। तो यहां पे जब सेक्टर का एरिया आप निकालेंगे तो फॉर्मूला जो होता है वो होता है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, राइट। तो अब आप ये सोचिए कि थीटा कौन सा, जो ये जितना मूव किया, तो कितना मूव किया है? तो वो मूव किया आपको 35 मिनट में दिया है। तो मिनट में दिया है तो क्या आपका एंगल यहाँ पे मिनट में होता है? नहीं, यहाँ पे एंगल जो होता है वो डिग्री में होता है। एंगल यहाँ पे क्या होता है? डिग्री में होता है। यानी आपको इस 35 मिनट को पहले डिग्री में कन्वर्ट करना होगा और देन आफ्टर यहाँ पे रखना पड़ेगा, राइट। तो अब डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए आवर वाला भी होता है और मिनट वाला भी। तो आपको जब अगर यही आवर वाला क्वेश्चन देता, यानी आवर हैंड वाला देता, तो आप लिखते यहां पे कि 12 आवर्स इक्वल टू 360, राइट। लेकिन चूंकि मिनट वाला दिया हुआ है तो हम ये लिखे, क्योंकि 1 आवर में जो होता है आपका मिनट हैंड वो आपका 360 डिग्री जो है वो एंगल कवर कर लेता है, पूरा कंप्लीट चक्कर। तो हम यहां पे लिखेंगे क्या कि 60 मिनट में जो है, 60 मिनट में आपका जो मिनट हैंड है वो 360 डिग्री कंप्लीट कर लेता है एंगल। तो 1 मिनट में कितना कंप्लीट करेगा? 360 बाई 60। और
आपको कितना चाहिए 35 मिनट में, तो 35 मिनट में कितना कंप्लीट करेगा, तो सर 360 और बाई 60 और इनटू में क्या 35, राइट। तो ये हो जाएगा आपका 6। अब यहां से हम बोल सकते हैं 6 5 जा 30 और 6 3 जा 18 और यानी 210, राइट। यानी हमारे पास कितना डिग्री का एंगल आ गया, 210 डिग्री का एंगल जो है आ गया। अब एंगल आ गया तो आप फॉर्मूला लगा देंगे। एरिया क्या कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द फेस, तो लिखेंगे एरिया ऑफ द फेस। एरिया ऑफ द फेस क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द फेस, तो यहां पे एरिया ऑफ द फेस जो होगा वो हो जाएगा आपका थीटा बाई 360 और इनटू पाई आर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि टोटल एरिया जो होता है सर्कल का वो पाई आर स्क्वायर था, इसलिए यहाँ पे जब एरिया का बात करेगा तो पाई आर स्क्वायर आएगा। और अगर वही बात करता कि कितना लेंथ यानी पेरीमीटर का बात करता तो बेटा यहाँ पे ये सेम रहता, यहाँ 2 पाई आर आ जाता, तो पेरीमीटर में 2 पाई आर आएगा, एरिया में पाई आर स्क्वायर आएगा, क्योंकि सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे आप वैल्यूज को पुट कर दीजिए, तो थीटा कितना है 210 और बाई में 360, राइट, और इनटू में यहां पे हो जाएगा 22/7 और इनटू रेडियस जो होगा वो 18 है, क्योंकि मिनट हैंड जो है वो 18 सेंटीमीटर लॉन्ग है, तो 18 इंटू 18, राइट। अब ये 18 से आप इसको कट कर दीजिए। सबसे पहले तो ये जीरो जो है इस जीरो से कैंसिल आउट कर दीजिए, जीरो जीरो से कैंसिल आउट कर दीजिए। अब यहाँ पे हो जाएगा ये 2 से और 2 हो जाएगा 11 से, राइट, और 7 चला जाएगा आपका 3 से, यानी यहां पे जो होगा वो 3 इंटू 11 और इंटू में 18, राइट, दिस वन इज, तो यही बच रहा है। तो आप यहां पे क्या करिए कि मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 18 3 जा 54 हो जाएगा, तो 54 और यहां पे 54 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4 9 और 5, यानी आंसर जो है वो 594। और देखिए सेंटीमीटर में है और एरिया हमेशा जो है स्क्वायर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर एंड दिस इज द आंसर, यस और नो। तो क्वेश्चन जो होता है वो आपका टफ नहीं होता, हम उसको बनाते हैं, सोच लेते हैं अच्छा लगता है कि एग्जाम में आया तो बहुत टफ होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस आप ये ध्यान रखिएगा, पेरीमीटर अगर पूछता कि कितना घुमा तो यहाँ 2 पाई आर कर दीजिएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, निकालने का तरीका सेम रहेगा। एरिया कह रहा था तो आप सब कुछ सेम रखिए, सिर्फ यहाँ पाई आर स्क्वायर रख दीजिए, यस और नो। आइए अब देखते हैं इसके और में कैसा क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन कह रहा है ए बी इज अ कॉर्ड ऑफ सर्कल, ए बी कॉर्ड है, सेंटर्ड एट ओ सच दैट AOB इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये एंगल आपको दे रहा है कि सर ये जो है वो 60 डिग्री है, यस और नो, ओके। अब इफ OA जो है वो 14 सेंटीमीटर है, देन फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट। देखिए सेगमेंट बोलता है तो वो जो है इस एरिया का बात कर रहा है, आपको इस एरिया का बात कर रहा है। इस टोटल एरिया में से, यानी टोटल एरिया का मतलब हो गया, इसको बोल दो C, OACB, टोटल एरिया में से इस ट्रेंगल के एरिया को क्या किया जाएगा, माइनस किया जाएगा, तभी जाके ये सेगमेंट एरिया आपका निकलेगा। तो जब सेंटर से बात करते हैं तो सेक्टर बोलते हैं, यानी पूरा इस सेक्टर का एरिया निकाला जाएगा और इस ट्रेंगल का एरिया उसमें से माइनस किया जाएगा, तब आपको सेगमेंट का एरिया निकलेगा। अब ये सर्कल जो दिया हुआ है उसमें से आपको ये ट्रेंगल भी दिया है, तो इस ट्रेंगल को आप एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो आपको तो ट्रेंगल के बारे में कुछ नहीं पता है कि ये इक्विलेटरल ट्रेंगल है या कैसा ट्रेंगल है, आपको नहीं पता। तो वही मैं कह रहा था कि एग्जामिनर आपसे क्या चेक करवा लिया। सबसे पहला देखिए, अगर बच्चा को इक्विलेटरल ट्रेंगल के बारे में नहीं पता है कि वो क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रेंगल क्या है, तो भी इस क्वेश्चन को वो नहीं बना पाएगा। या इक्विलेटरल ट्रेंगल का एरिया नहीं पता है तो भी वो नहीं बनाएगा। दूसरा, अब आपको कैसे पता चला कि सर ये इक्विलेटरल है, तो मैंने क्या कहा, यही तो वो चेक करना चाह रहा है कि हमको कैसे पता चला कि वो इक्विलेटरल ही होगा। तो सुनिएगा, एक तो वो दे रखा है कि ये 60 है, तो आप इस एंगल और इस एंगल के बारे में सोचिए, अगर ये दोनों 60 हो जाए तो इक्विलेटरल बोल देंगे, अगर 60 नहीं होगा तो इक्विलेटरल नहीं बोलेंगे। तो आपको ये क्या है, ये तो आपका रेडियस है और ये भी क्या है, रेडियस है। तो 9th का कंसेप्ट क्या कहता है कि
इक्वल साइड के अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। दैट मीन्स ये अगर x होगा तो ये भी x होगा, यानी x प्लस 60 जो होगा ये 180 के बराबर हो जाएगा। ओ ए बी का बात करेंगे तो यहां से 2x इक्वल टू 120 और x इक्वल टू आपका 60 डिग्री। तो एक एंगल तो वो 60 दे रहा था और बाय डिफॉल्ट जब हम बनाने चले तो ये पता चल गया कि अरे ये तो दोनों, ये भी एंगल 60 है, ये भी क्या है, ये भी एंगल 60 है और ये भी एंगल 60 है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि तीनों एंगल अगर 60 है तो ये क्या हो गया, इक्विलेटरल। तो देखिए आपसे क्या चेक कर लिया, उसने ये सोचा कि क्या आप ये कंसेप्ट भूल गए हैं क्या कि अपोजिट साइड्स जो इक्वल, अगर अपोजिट साइड इक्वल हो तो उनके एंगल्स भी इक्वल होता है। तो ये कंसेप्ट आपको यहां पे चेक हो गया। अब देखिए, अब इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 साइड का स्क्वायर। अब आप ये बोलेंगे कि सर अगर हमको नहीं पता चल रहा है कि ये इक्विलेटरल है तो क्या क्वेश्चन नहीं बनेगा, बनेगा, बिल्कुल बनेगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा। कैसे, आप यहां से क्या करेंगे, परपेंडिकुलर डालेंगे, ये 30 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, राइट। और ये आपको कितना रेडियस कितना दिया हुआ है, रेडियस आपको ये यानी ये 14 दिया हुआ है आपको। उसके बाद में क्या है, तो आप ये निकालेंगे, आप ये निकाल लेंगे हाइट, और फिर आपको ये बेस निकालना पड़ेगा और तब फॉर्मूला लगाना पड़ेगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो जब हमको पता चला इजिली कि ये है, हमको चेक करना सिर्फ था, और चेक करने से जब पता चल गया कि इक्विलेटरल है तो हम काहे के लिए इतना करेंगे, उसमें साइन कॉस आपको यूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले बेटा ये चेक करिएगा कि क्या वो इक्विलेटरल तो नहीं है। तो इक्विलेटरल अगर ये 60 होगा तो 100% वो इक्विलेटरल होगा, दैट्स इट। या दूसरा बात, अब कभी कभी एंगल 90 देता है, कभी कभी ये वाला एंगल 120 देता है, तो 90 में और 120 में तो कभी भी आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो हमेशा जो है वो 60 होने पर ही ये क्या बनेगा, इक्विलेटरल। तो 60 देगा तो आपका दिमाग अब लग जाना चाहिए कि सर यानी वो दे रहा है कि इक्विलेटरल। तो इक्विलेटरल का हम एरिया निकाल लेंगे तो ये ट्रायंगल का एरिया निकल जाएगा, सेक्टर का एरिया निकाल देंगे, और सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल के एरिया को क्या कर देंगे, जस्ट माइनस कर देंगे, आपका सेगमेंट का एरिया निकल जाएगा। आइए तो देखते हैं और सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले यहां पे लिखेंगे कि एरिया ऑफ सेक्टर, तो यहां पे एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि सर θ/360 और इनटू में πr²। तो चूंकि यहां पे थीटा कितना है 60 डिग्री और 360 और इंटू पाई यानी 22/7 और इंटू रेडियस कितना हो जाएगा, दिया हुआ है ऑलरेडी वो 14 और इंटू में 14। आप इसको क्या करिए, ये 6 हो जाएगा, ये 3 2 जा, ये 11 जा, ये हो जाएगा आपका कितना 2 जा, तो 28 हो जाएगा, 14 इंटू 2 28, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आई थिंक सो दिस वन इज 308 और बाई 3, ये आ गया आपका क्या सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर में दे रहा है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB निकालेंगे तो क्या हो जाएगा √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, तो यहां से √3/4 और इंटू साइड मतलब क्या 14 इंटू 14, आप ये देखेंगे तो ये 7 और ये 2 और फिर ये 7, यानी ये आ जाएगा आपका 49, 7 7 जा 49 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप यहां पे लिखेंगे कि एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ क्या ट्रायंगल क्या AOB। तो बेटा जब यहां पे एरिया ऑफ ट्रायंगल आपके पास AOB है तो अब आप यहां पे रख दीजिए, राइट। अब हम यहां पे क्या करेंगे, यहां पे रख देंगे, तो जैसे ही आप यहां पे रखोगे तो 308, देखिए 308 और अपॉन 3 माइनस आप रख दीजिए 49 √3। बेटा अगर ये नहीं दिया होता ना √3 की वैल्यू,
तो मैं बता दूं यहीं पे आप आंसर छोड़ सकते हैं, क्या लिख करके, यहीं पे आंसर छोड़ सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर लिख करके, अगर आपको √3 की वैल्यू नहीं दे रखा होता। लेकिन यहां पे √3 की वैल्यू दे रखा है, इससे आपको जो है सॉल्व करना पड़ेगा, क्या, इनकी वैल्यू रखना पड़ेगा और फाइनल आंसर देना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे 308/3 और माइनस 49, तो 49 और इनटू में 1.73, राइट। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ पे जो होगा 308 बाई जो 3 होगा वो आ जाएगा, आप मल्टीप्लाई, आप इसको डिवाइड करिएगा तो आप लगाएंगे यहाँ पे कितना, 3 1 जा, राइट, यानी 102 कैलकुलेशन आप करते रहेंगे 66 माइनस, अब 49 इंटू 1.73 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अप्रोक्स 84.77 आएगा। अब आप इसको माइनस करिएगा तो ये अप्रोक्स हम बात कर रहे हैं जो वैल्यू आएगी वो माइनस करने के बाद आएगा 17.89, अप्रोक्सीमेशन अगर करेंगे आप तो ये आ जाएगा 89 है, तो आप इसको लगभग जो है वो आप 18 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बेटा ये एग्जाम्पल, ये जो क्वेश्चन है वो आपका जो सीबीएसई ने जो सॉल्यूशन किया है वो थोड़ा सा मिस्टेक उन्होंने किया है, उसको हम मिस्टेक तो नहीं बोलेंगे, मिसप्रिंट हो गया होगा, क्योंकि यहाँ पे एंगल जो है वो 60 डिग्री दे रखा है और उन्होंने 90 लेके सॉल्व किया है, राइट। तो आंसर तो सेम नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है कि सॉल्यूशन में क्या हो सकता है कि क्वेश्चन लिखते समय उनको 90 के जगह 60 के जगह पे 90 और देख लिए होंगे और जब सॉल्यूशन किए होंगे तो वो मिस्टेक से जो है वो हो गया है और उनका आंसर अलग होगा, क्योंकि वो 90 लेके सॉल्व किए हैं। हम लोग का आंसर अलग होगा, लगभग 18 सेंटीमीटर आप ये बोल सकते हो, वो भी स्क्वायर में, वो भी किसमें, स्क्वायर में आप बोलेंगे, क्योंकि ये क्या है, एरिया है। तो दिस इज द एरिया ऑफ द सेगमेंट। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। अब ये क्वेश्चन देखते ही आपको लग रहा होगा अरे सर ये तो क्वेश्चन हम सॉल्व कर देंगे। यस बिल्कुल, अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे विथ लैंग्वेज, देखिए मैं फिर बोल रहा हूं क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज का खेल है इस क्वेश्चन में। अगर आप विथ लैंग्वेज प्रूफ करना जान रहे हो, लैंग्वेज लिखने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हो। लेकिन अगर आपको थोड़ा भी कहीं लैंग्वेज में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप इसको कंटिन्यू करिए, और मैं इसमें कोशिश किया हूं कि आपको आज के बाद लैंग्वेज लिखने में कोई दिक्कत नहीं आए। तो आइए देखते हैं और फिर क्वेश्चन को साथ में हम एक एक चीज क्लियर भी करते चलेंगे और लैंग्वेज के साथ भी चलेंगे। देखिएगा इसमें जो है मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन जो है हम लोग यूज करते हैं, यानी हम अपने ही स्टेटमेंट को गलत प्रूफ करते हैं, है ना। और तब हम कहेंगे जब हम अपने स्टेटमेंट को गलत प्रूफ कर देंगे, इसका मतलब है कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो सही है। तो अब ये बताइए कि इसने कहा है कि इरेशनल नंबर प्रूफ करो, तो आप क्या लेके चलोगे कि आप अपने आप को गलत करोगे। सोचो, दो ही तो नंबर है, एक रेशनल और एक क्या, इरेशनल। तो आप यहां पे वो जब इरेशनल खुद ही कह रहा है तो आपको क्या लेके चलना पड़ेगा, रेशनल। तो यही है मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन कि लेट √3 इज अ रेशनल नंबर। आप इसको क्या मान के चलेंगे, रेशनल नंबर। और आप जब अपने आप को गलत प्रूफ कर देंगे, यानी जो दिया हुआ है क्वेश्चन में वो क्या होगा, हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इसीलिए हमने क्या माना, ये कारण है कि हमने क्या माना, रेशनल। अगर कोई भी रेशनल नंबर जो है वो हमेशा आपको a/b के फॉर्म में या p/q के फॉर्म में, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी b नॉट इक्वल टू क्या है, 0 है। अगर कोई भी रेशनल नंबर यहां पे दिया है और हम कह रहे हैं कि ये इसके बराबर है, यानी ये तभी आया होगा बेटा जब ये पूरा कैंसिल आउट हुआ होगा, तभी ये आया होगा, अदरवाइज ये नहीं आ सकता है। कैसे, अगर 8/4 जो है ये 2 के बराबर तभी होगा जब ये कैंसिल आउट होगा। ये बिना कैंसिल आउट हुए ये आप नहीं लिख सकते हो। दैट मीन्स आप a/b पूरा कैंसिल आउट हुआ होगा तभी ये आया होगा।
यानी ये लोएस्ट फॉर्म होगा, यानी कहीं पे अगर 8/16 लिखा हो तो ये आंसर नहीं लिखोगे, आप क्या करोगे, इसको कट करोगे तब आंसर लिखोगे। यानी आपको इनको वहां तक ले जाना होता है जब तक कि वो फर्दर कैंसिल आउट ना हो, वहां तक ले जाना होता है। जैसे 3/4 आप आंसर छोड़ सकते हो, क्यों, क्योंकि 3 और 4 को फर्दर कैंसिल आउट नहीं किया जा सकता, यानी क्यों, क्योंकि इनके पास कॉमन फैक्टर 1 है। अगर दो नंबर के पास, ध्यान से सुनिएगा, अगर दो नंबर के पास कॉमन फैक्टर अगर 1 हो, दैट मीन्स वो को प्राइम है। तो आप यहां पे ब्रैकेट में लिखिए कि ए एंड या वेयर, सबसे पहले जहां वेयर आप कहोगे कि वेयर ए एंड बी आर को प्राइम नंबर। अब बहुत लोगों को सबसे छोटा यही लिख सकते हो आप, एग्जामिनर को पता है कि को प्राइम नंबर क्या होता है। अगर आपको भी बताना है तो आप यहां पे लिख दीजिए दैट इज ए एंड बी हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन। अब कोई बच्चा ये कहेगा कि सर यहां पे क्या हम सिर्फ कोप्राइम से काम नहीं चला सकते? बिल्कुल आप चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कोप्राइम वही है जो मैंने लैंग्वेज में यहां पे लिख दिया है, तो आप कोप्राइम से ही काम चला लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट, जब ये √3 जो है वो a/b के इक्वल है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका √3b इक्वल टू a, और फिर आप स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड अगर आप कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा कि ये हो जाएगा 3b² इक्वल टू a²। अब ध्यान से सुनिएगा बेटा, अगर यहां पे b² को हम यहीं रखते हैं और यहां पे लिखते हैं a²/3, तो आप ध्यान से सुनिए कि जब ये कैंसिल आउट हुआ होगा तभी ये आया होगा, अदरवाइज ये नहीं आता। अब बोलोगे सर b² को भेजते, बेटा हमको तो नंबर्स का फैक्टर दिखाना पड़ेगा ना, क्योंकि हम नंबर्स यहाँ पे 1 लिखे हैं और भी फैक्टर दिखाएंगे तो हम 3 ले जाएंगे, वेरिएबल तो ऑलरेडी a/b दिया ही हुआ है। तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पे जब ऐसा लिख देंगे कि सर a²/3 इक्वल टू b², यहां से b² निकालेंगे, यानी आपका ये कैंसिल आउट हुआ होगा तो b² आया होगा, यानी a² 3 का फैक्टर होगा। तो आप ये कह सकते हो कि a² या 3 डिवाइड, आप यहां पे कहोगे कि 3 डिवाइड a², दैट इज 3 डिवाइड a ऑल्सो, यस और नो। जब a² को डिवाइड कर रहा है तो a को भी करेगा, जैसे अगर कोई 4² को कर रहा है तो उसको 4 को भी करेगा। देखिए तो एक्चुअल क्या है कि आपको 3 को अगर 3 डिवाइड कर रहा है a² को तो a को भी करेगा। अब आप यहां पे ये देख लिए कि a को 3 कर रहा है डिवाइड, यानी आपने ये बता दिया कि a का फैक्टर 3 है, और अगर हम b का भी बता दे तो हमारा काम चल जाएगा। तो अभी ध्यान से सुनिए, अभी जो है जब a को बताए तो b के साथ 3 है, जब हमको b को बताना पड़ेगा तो a के साथ 3 होना चाहिए। तो क्या करेंगे कि पुट a इक्वल टू 3c। अब आप ये बोलोगे कि फ्रॉम 1। अब आप ये कहेंगे हमसे कि सर a इक्वल टू 3c क्यों पुट किए, 4c क्यों नहीं, 5c क्यों नहीं, 6c क्यों नहीं, 2c क्यों नहीं? तो बेटा आपको यहां 3 लाना है, यस और नो। तो 3 लाना है तो 3 तो तभी आएगा ना जब आप 3 के मल्टीपल में रखोगे, और सबसे आसान तरीका कि जब भी यहां 3 हो तो 3c, 2 हो तो 2c, 5 हो तो 5c, दैट्स इट। क्योंकि तब ये ना कैंसिल होगा। आप देखिए 3b² इक्वल टू यहां पे हो जाएगा 9c², तो ये कैंसिल। अब देखिए b² इक्वल टू 3c², आ गया ना 3, इसीलिए हमेशा यहां 3 हो तो 3, यहां पे अगर आपका 2 हो तो 2, 5 हो तो 5, 7 हो तो 7, 11 हो तो 11, जो भी होगा उस नंबर को यहां पे आप पुट करोगे, यहां पे लोगे। अब ये बात आ गया कि सर b² 3c, तो अब सेम वही कंडीशन, क्या कि अगर आप यहाँ पे b²/3 इक्वल टू c² लोगे तो c² तो तभी आया होगा ना कि जब आपका b² को 3 डिवाइड किया होगा। तो अब आप यहाँ पे लिखिए क्या कि 3
3 डिवाइड बी स्क्वायर, दैट इज 3 डिवाइड ऑल्सो बी। तो अब देखिए यहां पे ए को आपने बता दिया कि 3 से डिवाइड है, बी को भी बता दिया 3 से डिवाइड है, और आप पहले से क्या मान के चले थे, को प्राइम है, उसके पास एक के अलावा एक और फैक्टर मिल गया, कौन सा, 3 मिल गया। तो आप ये बोलोगे कि 10 क्या 10, या फ्रॉम एबव वी कंक्लूड दैट, राइट, 10 क्या बोलोगे, ए एंड बी हैविंग कॉमन फैक्टर क्या, 3। अब इसके पास क्या हो गया, कॉमन फैक्टर 3 हो गया, और आप तो ये कह रहे थे कि कॉमन फैक्टर 1 ही होगा, यानी जो आप मान के चल रहे थे यहां पे वो तो यहां गलत हो गया। जो मान के आप चल रहे थे कि इसके पास एक ही कॉमन फैक्टर है, वो तो यहां पे कह रहा है कि नहीं एक और कॉमन फैक्टर है, वो कौन सा है, 3 है, यानी हमारा माना हुआ क्या हो गया, यहां पे हम जो मान के चल रहे थे वो तो कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। तब हम यहां पे बोलेंगे कि बट इट कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट ए एंड बी, यही वाला स्टेटमेंट, ए एंड बी हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। अब आपका क्या हो गया, ये हो गया। अब ये कॉन्ट्राडिक्ट तो कर दिया, अब इस कॉन्ट्राडिक्शन से क्या हुआ, ये कॉन्ट्राडिक्ट तो कर दिया, ठीक है, अब इस कॉन्ट्राडिक्शन से क्या हुआ, तो इस कॉन्ट्राडिक्शन से ये हुआ, यानी ये कॉन्ट्राडिक्शन क्या एराइज कर दिया, क्या क्वेश्चन एराइज किया कि तुम्हारा माना हुआ गलत था। तो आप क्या लिखोगे इसके बाद में,